एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं हर चैप्टर का आपको एक आंसर राइटिंग प्रोवाइड करूंगी कि आपको कैसा आंसर राइटिंग करना है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए, वो आपके EMRS एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है उस बेसिस पे। तो आज हम लेकर के आए हैं सेल चैप्टर का आंसर राइटिंग, ठीक है, जहां आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ उस क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगी कि आपको अपने फाइनल एग्जाम में कैसे लिखना है। देखो, अगर आप इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर करते हो अपने फाइनल एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका हर एक चीज़ टू द पॉइंट दिया हुआ है। टू द पॉइंट के साथ साथ आपका एक वर्ड पावर जो होता है किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सारा चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे आंसर राइटिंग के लिए। देखो, मैंने सबसे बेस्ट क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है, साथ ही साथ वही टॉपिक लिया है, वही खास करके वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने के हाईएस्ट चांसेस हैं, उन्हीं टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सेल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं और उन आंसर्स को कैसे लिखना है वो भी। देखो, सबसे दो बात तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना अपने आंसर राइटिंग के दौरान, प्रैक्टिस करना तभी से कि आपको हर आंसर राइटिंग को कम से कम 4 से 5 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी आपको इतना लेंदी नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। ये याद रखना, सबसे पहला फैक्टर टू द पॉइंट लिखना होता है कि आपने जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, जो डिमांड किया है, वही लिखो। साथ ही साथ आपको लेंदी कभी भी नहीं बनाना है किसी आंसर को। लेंदी बनाने से क्या होता है कि आपका पेपर खराब लगता है, एक कहानी की तरह लगता है। मैं वो कहानी नहीं लिखनी। हम साइंस के ऊपर बात करते हैं, साइंस हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करती है और जो पहले से ही है लॉ उसके ऊपर बात करती है। तो हमें उस चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप इसमें कुछ डायग्राम्स का भी ऐड ऑन करना। डायग्राम से क्या हो जाएगा कि आपका जो अपना आंसर राइटिंग का प्रोसेस है वो सुंदर दिखेगा और अच्छा लगेगा इस वजह से, ठीक है। तो आओ हम यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर देखते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना आप घर पे ज़रूर। जैसा मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है तो आप इस आंसर को देख लो, ऐसा ही कुछ लिखने की कोशिश करना अपने अलग कॉपी में, अपने वर्ड्स में, ये याद रखना। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इन सब चीज़ों को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डिफाइन द सेल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है और क्यों इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो देखो, आंसर किस प्रकार लिखना है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी कर सकता है हमारा एक छोटा सा सेल और एक छोटा सा यूनिट, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि ये सारे फंक्शन लाइफ प्रोसेस के परफॉर्म कर सकता है। साथ ही स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है लिविंग यूनिट का, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, देखो याद रखना, फर्स्ट, लिविंग, डेड, ये सब चीज़ भी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ईयर मेंशन करोगे तो वहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपको एक डीप नॉलेज है स्पेसिफिक पॉइंट की। सेल्स फॉर्म्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर सेल का एक बेसिक नेसेसिटी ज़रूरी है। द सेल इज द कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, क्योंकि हर किसी का बॉडी जो है कंपोज होता है एक और एक से अधिक सेल से। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सारे सेल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, फिर टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है और ऑर्गन इसी तरह सिस्टम का, और सिस्टम आपस में मिलकर के क्या फॉर्म कर देते हैं, ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने क्या लिखा, द सेल इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल क्यों कहा गया, वो देखो, वहाँ तो स्ट्रक्चरल की बात की गई क्योंकि स्ट्रक्चरल बेसिस पे वहाँ पे सब कुछ डिवीजन विवीजन सब हो रहा था, साथ ही साथ फॉर्मेशन भी हो रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें फंक्शनल की। फंक्शनल क्यों कहा गया, देखो, बिकॉज ऑल वाइटल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी टेक प्लेस इनसाइड द सेल, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि
कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी, कुछ भी नया फॉर्मेशन करना, एटीपी का फॉर्मेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये सारा क्या है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, जो कहाँ होता है? हमारे सेल के अंदर होता है। ठीक है। प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अगर एट द सेलुलर। जब हम सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो सब कुछ परफॉर्म होता है, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, प्रोटीन का सिंथेसिस हो, एक्सक्रीशन हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन, ये सारा फैक्टर सेलुलर लेवल पे डिफाइन किया जाता है। Even a complex function of the body are the result of coordinated activities of individual cells. ये सारा complex function कैसे perform होता है? एक specific सेल को एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। इसलिए क्या कहेंगे? Hence without cells life cannot exist, making the cell both the structure and function unit of life. इसीलिए सेल के बिना कोई भी नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेल को ही स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। देखो कितनी सीमित वर्ड्स में मैंने यहाँ पे सारी बातें बता दी। ऐसा ही आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है, एक एकदम सीमित बात में, सीमित जगह में, सीमित वे में आपको सब कुछ बताना है। वहाँ पे आपको बहुत बड़ा भाषण नहीं लिखना है। वहाँ आपकी आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना है, वहाँ आपका कथा कितना है वो नहीं जानना है, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट जानना है। इसलिए याद रखना, कॉन्सेप्ट बेसिस बातें लिखना, ना कि कथा लिखने लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। याद रखना, लिविंग एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सराउंडेड होता है किससे? साइटोप्लाज्म से, सेल के अंदर। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मेम्ब्रेन से। एक तरह से देखा जाए तो ये सेल की बाउंड्री है, ये याद रखना। बाउंड्री ऑफ द सेल किसको कह सकते हैं हम? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसी को ना कहा जाता है सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर जाने देता है। बाउंड्री पे गार्ड खड़े रहते हैं ना, बाउंड्री के अंदर सेलेक्टिव लोग अंदर आते हैं ना घर के अंदर बाउंड्री से। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल का वही काम करता है। Structurally, the plasma membrane is composed of mainly of a phospholipid bilayer embedded with protein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है इस प्रकार का, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं। फॉस्फोलिपिड इसलिए कहा गया क्योंकि ये फॉस्फेट और प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड कहा गया। ठीक है। The phospholipid molecule have a hydrophilic heads facing outward and hydrophobic tails facing inward. देखो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से फॉस्फोलिपिड ये क्या कहता है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसको हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वो जो होता है वो पानी से डर रहा होता है उसको, इसलिए आउटसाइड इसका वो होता है। और जो इसका टेल होता है वो वाटर लविंग होता है, तो ये इनसाइड होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये क्या करता है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को बैरियर के रूप में परफॉर्म करता है। यही हेड और टेल जो है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। देखो अब यहाँ पे हम इस तरह का डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बता देना है कि देखो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन। आपका कॉपी जब देखेगा एग्जामिनर तो कॉपी दे करके उसको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इसके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो इन चीज़ों को हाईलाइट करके दिखा रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होने के एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल होने का, तभी तो ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देता है। साथ ही साथ ये मेंटेन करता है किसको? इंटरनल बैलेंस को, और ये प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है सेल के कम्युनिकेशन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है और साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है सेल के कम्युनिकेशन को। ये याद रखना, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और देखो आप से अगर आपके पास टाइम है और आप एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो एग्जामिनर और भी खुश हो जाएगा कि इसको हाँ डायग्रामेटिक नॉलेज भी है, इसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें अपनी आंसर राइटिंग में डालना धीरे धीरे।
हियर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे चीजें रहा उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ, डिस्क्राइब द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, साथ ही उसका फंक्शन डिस्क्राइब करना है। देखो, द न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल मेम्ब्रेन बॉन्ड्स ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे मैंने यूकैरियोटिक इसलिए कहा क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स जो है सारा ये सारा फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो उसका न्यूक्लियस परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, भूलना मत इस चीज को। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसलिए कहा गया क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन्स देखे गए हैं इसलिए, ठीक है। इट इज यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, ये हमेशा सेंटर ऑफ द सेल में होता है। एंड इनक्लोज बाय अ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमेशा इनक्लोज होता है डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसका डबल लेयर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो इस तरह का आपका न्यूक्लियस बना हुआ होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, इसी पोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर इनवेलप। ये न्यूक्लियर इनवेलप में इस तरह से आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी चीज़ बाहर आए, बाहर से अंदर आए, उसके लिए पोर्स बने हुए होते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंजिंग करवाता है। इसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं तो डायग्राम नहीं बना पाई, लेकिन आपको इस तरह का छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। डायग्राम से बहुत क्लियरिटी आती है, साथ ही साथ एक विजन दिखता है कि बच्चे को वो चीज़ कितनी अच्छी से समझ में आ रही है, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंस देना उसको। इट कंटेन अ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिक मटेरियल। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन ही है जो डीएनए कंटेन करता है आगे जाकर के, ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमेटिन कंडेंस करता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, कब, जब सेल डिवीजन होता है। ना देखो अब यहाँ पे हम इसको फिर से दिखा रहे हैं एक स्पेसिफिक डायग्राम बना करके कि न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये दिखाने से आपके आंसर में दिखता है कि ओ इसको कितना सटीक तरीके से आ रहा है, इसने एकदम एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस से क्लियरिटी से एक आंसर को लिखा है, वो ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ डायग्राम को आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, डायग्राम को मत छोड़ना, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर की तरह एक्ट करता है। साथ ही रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को। क्यों, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन, याद रखना, इट स्टोर डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी ट्रांसमिशन, हेरिडिटी ट्रांसमिशन कब होता है, जब जीन का ट्रांसफर होता है, इस वजह से, ठीक है। कंट्रोल क्यों करता है, क्या कि सारा मेटाबॉलिक फंक्शन जो परफॉर्म हो पाता है न्यूक्लियस की हेल्प से, याद रखना इस चीज़ों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अदर ऑर्गेनल से रिलेटेड। डिस्क्राइब इट्स टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब इसके टाइप्स और इसके फंक्शंस को हमें बताना है, ये याद रखना, टाइप्स भी पूछा है आपसे और फंक्शन भी पूछा है, तो हमें दोनों को दिखाना है। देखो, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेड सैक्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखो हमारा आरईआर जो है वो भी, या फिर हम बोल सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है, या फिर सीधा हम बोल सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल में। क्यों, क्योंकि ये सब एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक। It is connected to the nuclear membrane and play an important role in intracellular transport. इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, ये याद रखना आप। न्यूक्लियस से क्यों अटैच होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इस प्रकार से अटैच रहता है। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमेशा इसी प्रकार से अटैच्ड रहता है। कुछ के ऊपर आपको ऐसे ऐसे खुरदुरे पार्ट दिखेंगे, खुरदुरे पार्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम एम्बेडेड रहता है। राइबोसोम एम्बेडेड रहने से क्या होता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इस वजह से एम्बेडेड रहना इंपॉर्टेंट है।
अब हमें यहाँ पे टाइप्स भी पूछा था कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम जो है वो अब्सेंट रहता है, तभी तो उसका सरफेस स्मूथ रहेगा। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। आओ हम फंक्शन को देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले ये क्या करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है हमारे सेल को, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसा ट्रांसपोर्ट में, अभी मैंने पढ़ा ना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। देखो इन सब चीज़ों को अच्छे से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉपी को अलग और अच्छा बताने के लिए। साथ ही साथ ये सिंथेसिस करता है, किस चीज़ का, लिपिड का और प्रोटीन का, ये याद रखना, लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देखो अगर आप इतना चीज़ लिखोगे ना तो उसको ज़रूर होगा कि हाँ आपके पास नॉलेज है उस चीज़ को लेकर के। साथ ही साथ अगर आपके पास स्पेस बचे तो अब डायग्राम भी बनाना। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, डायग्राम आप कोशिश करना तभी बनाने का, रीज़न ये है कि जब आपसे पूछा जाए, अगर ना पूछे तो आप अपने टॉपिक को अच्छे से लिखना। रीज़न ये क्योंकि डायग्राम की क्लैरिटी किसी किसी क्वेश्चन में होनी ज़रूरी होती है और हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ में अगर हम डायग्राम बनाया जाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन देखो ऐसा हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर सकते हैं, ये आपके कॉपी को अलग ज़रूर दिखा सकता है। प्लीज़ ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर फॉलो करना। नेक्स्ट देखो कैसे हमने लिखा है, फंक्शन कैसे लिखा था इसका अभी हमने देखा। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंट्रासेलुलर सिंथेसिस करता है प्रोटीन एंड लिपिड का। आप देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम व्हिच हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट। ये हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में और साथ साथ ट्रांसपोर्ट कराने में। देखो कितनी बड़ी बात एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डजंट कंटेन राइबोसोम, ये राइबोसोम कंटेन नहीं करता है, लेकिन ये हेल्प करता है लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस को, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन को और हार्मफुल सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, किसका, लिपिड और स्टेरॉइड का। देखो हम कभी कितनी बार बहुत सारा गलत दवाई भी खा लेते हैं, एक्सपायर्ड दवाई भी खा लेते हैं, उस वक्त में हमें कौन बचा रहा होता है, हमारा इंडोप्लाज्म, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफाई कर देता है सारे हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से, इसलिए। और साथ ही कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो अगर आप अपनी कॉपी इस तरह से लिखोगे तो कितना हेल्पफुल होगा, आपकी सारी पॉइंट्स एकदम टू द पॉइंट होगी, आपकी कोई भी बात गलत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट रोल के साथ लिखी होगी। ये कॉपी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपके अपने एग्जाम में। आप इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर एटीपी, वेयर इट प्रोड्यूस और ऑल्सो डिस्क्राइब द माइटोकॉन्ड्रिया रोल इन दिस सेल। देखो कितनी बड़ी बात पूछी है। सबसे पहले तो पूछ लिया एटीपी क्या होता है और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ आप माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क्राइब करिए और उसका रोल डिस्क्राइब करिए। यहाँ पे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछा है, लेकिन उसका स्पेसिफिक पार्ट भी पूछ लिया है, उसके बारे में भी पूछ लिया। देखो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है वही लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया से लिखना स्टार्ट करें, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्हाट आर एटीपी, वेयर इट प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ये ऐसे भी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। एटीपी स्टोर्ड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब इसके बाद मुझे आंसर करना है माइटोकॉन्ड्रिया का और उसके रोल का। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप्ड ऑरल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। ये भी मेम्ब्रेन सेल है, इसलिए ये हमेशा यूकैरियोटिक में ही पाए जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा से यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें याद रखने वाली पॉइंट है, ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कुछ ही वो होते हैं, सेल होते हैं। देखो एक तो पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है। साथ ही साथ हमारा दूसरा न्यूक्लियस होता है जो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। और हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है जो डबल मेम्ब्रेन भी होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना, इनके पास भी अपना डीएनए होता है, इनके पास भी अपना डीएनए होता है और इनके पास भी अपना डीएनए होता है। Each mitochondria consists of an outer smooth membrane and inner membrane that is folded into a finger-like projection called a crest। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, एक आउटर मेम्ब्रेन का और एक इनर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ आपके अंदर यहाँ एक इनर मेम्ब्रेन भी है और इसके अंदर ये क्रिस्टे जो पाए गए हैं इनर फोल्डिंग्स की तरफ, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टे कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर लेना, अच्छा रहेगा, आपका कॉपी इम्प्रेसिव ज़्यादा रहेगा।
द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज द मैट्रिक्स, यानी कि इस स्पेस को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन के स्पेस को, ठीक है। विच कंटेंट्स इंजाइम, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोजाइम्स, यहाँ पे ही क्या रहता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए, इंजाइम्स और राइबोसोम्स। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अब हम रोल देखते हैं पावर हाउस का। हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी का कंट्रोल, मतलब एटीपी को फॉर्म करता है, इसलिए। मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन साइट होता है, साथ ही साथ रेगुलेट करता है किसको, प्रोग्राम सेल डेथ को, जिसको कहते हैं एपोप्टोसिस। सेल डेथ को किस नाम से जाना जाता है, सेल डेथ को किस नाम से जानते हैं हम, एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं, एपोप्टोसिस। ये याद रखना, इसको भूलना मत, ऐसा एक टर्म आ सकता है आपके एग्जाम में, एपोप्टोसिस कहाँ परफॉर्म होता है, तो उस वक्त आप कहाँ से करोगे, एपोप्टोसिस इसी चीज से करोगे, ठीक है। ऐसा कॉपी लिखने की कोशिश करना, घर पे प्रैक्टिस से बिल्कुल इसी तरह करना। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं आपके पिछले वाले सेल वाले चैप्टर में, आप जाकर के पहले उन क्वेश्चंस को विजिट करना और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चंस को लेकर के अपने कॉपी में ज़रूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी तरह से स्टार्ट करो प्रैक्टिस, धीरे धीरे तुम कम लिखो, कम लिखते लिखते तुम्हारा हैबिट बन जाएगा, तुम अच्छा लिखने भी लग जाओगे। और यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दे आर द मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का इसको मेन साइट भी कहा गया है। क्यों, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, जब फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, जो कैसे स्टोर होता है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो रेगुलेट द प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस एंड सेल इन हीट प्रोडक्शन इन सर्टेन टिश्यू, कुछ टिश्यू में, कुछ सेल्स में हीट का प्रोडक्शन भी करता है, कुछ टिश्यू के अंदर कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सेल डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों ये रहा आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने तो इतने सारे ही क्वेश्चंस लिए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो मैं इसी तरह के कुछ 5-6 मेन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाईली एग्जाम्स में देखा गया, वैसे मैं लेकर के आती रहूँगी। मैंने सेल चैप्टर के बाद इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था, अब सॉरी मैंने सेल चैप्टर के बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ाया था आपके अंदर। तो आपके इस लेसन में तो मैं अब नेक्स्ट दिन आपका उसका क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, तो आप उसको अच्छे से परफॉर्म करना, उसमें अच्छे से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन का और भी प्रैक्टिस करना घर पे, नहीं होगा तो इन्हीं 5 क्वेश्चन को कम से कम दे करके लिखने की ट्राई करना, क्योंकि यही लिखने का हैबिट ही आपको वहाँ पे क्वालिफाई कराएगा, याद रखना मेरी इस बात को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से जैसे मैं तुम्हें मोटिवेट करती हूँ, तुम भी मुझे मोटिवेट करते हो उस चीज़ को करने के लिए, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।